हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSB प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मैंने साइकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जहां मैं कराती हूँ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दी है, तो आप लोग देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही हम देखते रहते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं उनके MCQs, और साथ में मैं आपके कंसेप्ट जो है उनको क्लियर करती हुई चलती हूँ। रिकॉल आपके हो जाते हैं अच्छे खासे। तो आइए देखते हैं 10 न्यू क्वेश्चंस। इससे पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो चैनल के साथ अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द अप्रोक्सीमेट एज फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज इज। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है ना, उसमें जो स्टेजेस है। पहले बात तो कर लेते हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कितनी स्टेजेस उन्होंने बताई है। 4 स्टेजेस बताई है, ठीक है। तो 0 to 2 ईयर्स की जो स्टेज है उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, जो बच्चा जो है 0 से 2 वर्ष की आयु के बीच में होता है। फिर बात करें अगर दूसरी, जो मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है बेटा। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो अवधि है वो है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर अगर बात करें जो नेक्स्ट स्टेज है उसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर आयु की बात करो तो वो आ जाती है 7 से 12 साल। और जो फोर्थ स्टेज है वो कौन सी हो जाती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेज के बारे में बात की है पियाजे ने। और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अगर अवधि की बात करूँ तो बेटा ये हो जाती है 12+ से लेकर के, ठीक है, 14 15 साल तक कह सकते हो। 15 साल तक लिखा हुआ मिल जाता है आप लोगों को। तो ये वाली हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एक और बात कहना चाहूँगी कि पियाजे ने जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, उसके ऊपर बात की है कि बालक जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हो। इट इज ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू अ टास्क इंडिपेंडेंटली बट कंप्लीट्स इट विद द असिस्टेंस ऑफ एन अडल्ट, दिस इज कॉल्ड। कहा है कि एक बच्चा जो है अपना स्वतंत्र रूप से तो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसको किसी बड़े की सहायता मिलती है, जब उसको कोई अडल्ट जो है सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, तो वो अपने काम को पूरा कर लेता है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर आ जाता है वाइगोस्की का कंसेप्ट। ठीक है, वाइगोस्की की अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा ZPD के बारे में। ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बच्चे की खुद की पोटेंशियल है, जितना बच्चा खुद से कर सकता है, और जो बच्चे दूसरों की हेल्प से या किसी बड़े की हेल्प से या जिसका IQ है उसकी हेल्प से और अच्छा सा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रही है। तो ये जो बीच का हमारा जो गैप है या ये जोन है, इसी को तो कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे की जो एक्चुअल जो उसकी परफॉर्मेंस थी और बच्चे को जो मदद दी गई उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस हुई उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये जो गैप देख रहे हो बीच में, तो इसी को क्या कहते हैं हम? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये बात कही है किसने? ये बात कही है किसने? वाइगोस्की ने। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो, सीखने के लिए डैश महत्वपूर्ण है। पहले कहा मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन इंग्लिश में ये है सजा, जिसको कहेंगे पनिशमेंट। सेकंड जो ऑप्शन दिया वो दिया पुरस्कार, जिसको कहोगे आप रिवॉर्ड। फिर कहा प्रेरणा, जिसको कहोगे मोटिवेशन। फोर्थ कहोगे प्रशंसा, जिसको कहोगे प्रेज। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रेरणा। ठीक है, सीखने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ का मोटिवेशन ही नहीं है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, किसी चीज़ की नीड ही नहीं है, आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, तो आप उस कार्य को कर ही नहीं सकते। ठीक, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रेरणा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो सहकारी शिक्षा में क्या होता है? सहकारी शिक्षा में क्या होता है? सहकारी शिक्षा में छात्र समूह में काम करते हैं। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के देख लेते हैं। छात्र व्यवसायिकों के साथ काम करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा।
छात्र समुदाय के साथ काम करते हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। लर्निंग इन ग्रुप्स होती है। समूह में क्या हुआ कि ग्रुप्स में बच्चे सीखेंगे। व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा कि आप अपने अकेले आइसोलेटेड वे में सीखते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, विच लॉ स्टेट्स दैट लर्निंग कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न। इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है कि अधिगम तभी हो सकता है जब बच्चा जो है सीखने के लिए रेडी हो, तत्पर हो। तो बेटा सीधा सा ये बात अगर करूँ तो थॉर्नडाइक के 3 लॉज है। थॉर्नडाइक ने जो प्राइमरी लॉज दिए हैं बेटा वो 3 है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज की अगर बात करूँ तो ये बाद में जो उनके अनुयायी या फॉलोअर्स या एसोसिएट्स थे उन्होंने बाकी के कुछ और लॉज भी दिए हुए हैं, सेकेंडरी कह सकते हो उनको, लेकिन प्राथमिक तौर पर ये 3 लॉज दिए हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कौन सा लॉ, कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि अधिगम तभी होगा जब बच्चा जो है सीखने के लिए तत्पर होगा। तो तत्परता का सिद्धांत सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करूँ वही लॉ ऑफ इफेक्ट की, तो लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस बार कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सको। कॉन्सेप्ट्स पर बिल्कुल फोकस किया जाएगा, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ। लॉ ऑफ इफेक्ट अगर आंसर तब होता, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपने रिस्पॉन्स किया, कोई भी आपने कुछ भी प्रतिक्रिया की, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिला तो आप उसको कंटिन्यू करते हो, आप उसको कंटिन्यू कर दे। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स आपने किया और उसका रिजल्ट आप लोगों को नेगेटिव मिल रहा है, उससे आपको पनिशमेंट मिल रही है, तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो। तो इसी को कहते हैं कि जो पॉजिटिव थिंग्स है उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट में ये चीज़ आपकी आ जाती है। और वही बात करो अगर लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, तो बेटा लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ही कह देते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस। कि कोई भी चीज़ है उसको अगर हम प्रैक्टिस में लाएंगे, बिहेवियर में लाएंगे, एक्सरसाइज में लाएंगे तो वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ है ना, ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एक्सरसाइज से ही निकला है। इसका जो जन्म है ना ये इस वाले लॉ से ही हुआ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज से। कि कोई अगर चीज़ हम अगर यूज़ में लाते रहते हैं तो वो चीज़ रहती है, बनी रहती है, लेकिन डिसयूज़ में लाते हैं तो उसकी हमें फॉरगेटिंग होनी शुरू हो जाती है, हम भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली यहीं से इसका जन्म हुआ, इस वाले सिद्धांत का भी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा हुआ है प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से पूछा है। अकॉर्डिंग टू प्याजे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो कौन से स्टेज में डेवलप होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अगर और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है जो लॉजिक है, जो साइंटिफिक थिंकिंग है, ठीक है, और मेन खास तौर पर डिडक्टिव थिंकिंग जो है वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में डेवलप होती है। अगर आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाए और ऑप्शन में आप लोगों को इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, बोथ ए एंड टू, तो ये सब चीज़ें दी जाए तो डिडक्टिव थिंकिंग जो है बेटा वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आएगी, ना कि उससे पहले। तो ये चीज़ बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि इंडक्टिव थिंकिंग जो है वो आपकी पहले आ जाती है, ठीक। लेकिन जब बात आती है डिडक्टिव थिंकिंग की, तो वो आपकी जो फॉर्म होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जिसको आप कह सकते हो 12-13 से लेकर के एडोलेसेंस तक या 15-16 तक भी लिखा रहता है। तो ये चीज़ इसकी आयु जो है वो ये याद रखिएगा। साइंटिफिक थिंकिंग हो गई, हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो गई, हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग, इस टाइप के जो वर्ड्स आप लोगों को दिखे तो वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो जाएगी? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, रीइंफोर्समेंट टू द स्टूडेंट शुड बी गिवन, जो पुनर्बलन है वो बच्चों को कब देना चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जो दिन जो पूरा हो जाए उसके बाद डेली हम उसको रीइंफोर्स करें। तो ये वाली चीज़ तो यहीं कट गई। इन फ्रंट ऑफ अदर टीचर्स, ये भी कोई मतलब नहीं बना कि दूसरों टीचर के सामने ही देना है। ऐसा क्यों भाई? ये भी चीज़ नहीं बन रहा है। आप खुद लॉजिक लगा के देखिए। इन द मॉर्निंग असेंबली, ये भी गलत बात हो जाएगी कि जब टाइम था जब हम नहीं दे रहे हैं उसके बाद मॉर्निंग असेंबली का क्या मतलब है? तो राइट आंसर या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर कहूँगी तो वो हो जाएगा आफ्टर द डिज़ायरेबल बिहेवियर एग्जिबिटेड। मतलब कि बच्चे ने जैसे ही कुछ अच्छा कुछ डिज़ायरेबल बिहेवियर दिखाया जो हम चाहते थे
जो कि बच्चे की लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया उसने कुछ करके दिखाया, और उसी के बाद हमने उसे कहा कि शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया, ऐसा हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, या फिर बहुत अच्छा टेस्ट किया या कुछ भी ऐसा किया, तो हमें उसको तभी की तभी प्रेज़ करना चाहिए, ना कि डिले करना चाहिए कि हम मॉर्निंग असेंबली में देंगे, हम टीचर्स के सामने, तो वो चीज़ नहीं होगी। जब बच्चे ने बिहेवियर को शो किया तभी उसको क्या करना चाहिए, रीइंफोर्स करना चाहिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कवरी मेथड एंड एक्टिविटी मेथड डेवलप। जो डिस्कवरी मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, वो किस चीज़ का विकास करते हैं बच्चों में। पहला जो ऑप्शन दिया वो है इंटेलिजेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो बेटा डिस्कवरी मेथड की अगर बात करूँ या एक्टिविटी मेथड की बात करूँ तो ये हेल्प करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे को खुद से डिस्कवर करना चाहता है, बच्चा जो है कि एक खुद साइंटिस्ट के रोल में आप कह सकते हो, खुद वो अपने डिस्कवर करता है फैक्ट्स को, तो उसकी जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो डेवलप होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सी टेट में न जाने कितनी बार आ चुका है, इससे आप सब अच्छे तरीके से वाकिफ होगे। कहा है कि एन इन्फेंट स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन हर ग्रैंडमदर ट्राइज टू टेक हर फ्रॉम हर मदर्स लैप। जो बच्चा है, शिशु है, वो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है जब उसकी दादी जो है उसकी माँ के गोद से उसको लेती है, छोटे बच्चे को। तो ये जो बच्चा रोया वो किस वजह से रोया, तो वो इमोशनल एंग्जाइटी थी, सेपरेशन एंग्जाइटी थी, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी थी या अटैचमेंट थी। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये पूछा हुआ है सेपरेशन अटैचमेंट थ्योरी से, और ये वाली चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में कराऊंगी। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे से आप लोगों को जो भी नए नए कंसेप्ट्स देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर पूरे आपके कंसेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, थ्योरी क्लासेस ली जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाएगा, कि बच्चे को जो है वो अलग किया जा रहा है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये डर है कि माँ से बिछड़ने का जो डर है उसको, तो वो ही उसकी सेपरेशन एंग्जाइटी है, वही उसके रोने का रीज़न है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पूछा है, द थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। तो बेटा मोरल जजमेंट की जो थ्योरी थी ना वो दी है लॉरेंस कॉलबर्ग ने। अगर बात करती मैं मोरल रीजनिंग की किसने दी, अगर मैं बात करती मोरल रीजनिंग की किसने दी, तो मोरल रीजनिंग वाली जो थ्योरी दी है वो दी है पियाजे ने। तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हो, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।